हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आस्क स्टडी ग्रो पर। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सही होंगे और पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज हम आपके लिए जो हम मुहिम चलाई है शैक्षिक परिदृश्य की थ्योरी प्लस एमसीक्यू, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम आज नेक्स्ट पॉइंटों पर चर्चा करेंगे कि हमारे एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से बिंदु हैं वो महत्वपूर्ण हैं। और हम लाइन टू लाइन उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि आपका भी समय इम्पोर्टेंट है, हमारा भी समय इम्पोर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम देरी नहीं करते हुए आज हम उन्हीं पॉइंटों पर चलते हैं और देखते हैं कि आज हम किन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा क्या रहेगा तो उस पर देखते हैं। बात करते हैं, कल हमने SIQE के बारे में पढ़ा और शैक्षणिक जो नवाचार है उसके बारे में पढ़ा। उसके साथ ही उसकी थ्योरी, उसके MCQ भी किए कल और SIQ की कल थ्योरी की। तो आज हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके अंदर ही नेक्स्ट पॉइंट जो शिक्षण जो नवाचार है, जो शिक्षण नवाचार हमने कल पढ़ा क्या भाई, जो शिक्षण नवाचार पढ़ा, शिक्षण नवाचार, उसी के अंदर अपना नेक्स्ट पॉइंट है आज का। और वो है क्या भाई, ई विद्या योजना, यानी PM ई विद्या जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई, इसको देखते हैं हम कि इसकी शुरुआत जो मानी जाती है, शुरुआत हुई 30 मई 2020 को इसकी शुरुआत हुई। कब भाई, 30 मई 2020 को शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य क्या है इस योजना को लाने का? इस योजना का उद्देश्य देखें तो विद्यार्थियों को ऑनलाइन, टीवी और रेडियो के माध्यम से शिक्षा को क्या है उपलब्ध करवाना है। यानी आज का जो डिजिटल युग है इसके अंदर कोई विद्यार्थी कितनी भी दूर बैठा हुआ हो, यानी शिक्षा से वंचित नहीं रहे, उसको ऑनलाइन माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उनको शिक्षित करना इस योजना का उद्देश्य है। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक की इसमें अध्ययन सुविधा है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि जो ई विद्या योजना है वो किस कक्षा से लेकर के किस कक्षा तक की योजना है? तो 1 से लेकर के 12 तक की योजना है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है कि भारत सरकार ने वन क्लास वन चैनल कार्यक्रम का विस्तार करते हुए, यानी 1 क्लास 1 चैनल पहले जो चल रहा था 12 स्थानों पर, कितने 12 स्थानों पर चल रहा था, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए 200 चैनलों पर, कितने भाई 200 चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई करवाई जाएगी। कितनी भाई 200 चैनलों पर और क्षेत्रीय भाषाओं में। यानी ये जो कार्यक्रम है ये 24x7 यानी हमेशा उपलब्ध है, 24 आवर और 7 दिन उपलब्ध है। इस योजना के अंतर्गत जो शैक्षिक कार्यक्रम है वो क्या है, कौन कौन से कार्यक्रम इसके माध्यम से संचालित है उसकी बात करते हैं। तो इसके अंदर जो कार्यक्रम संचालित हैं वो एक तो है स्वयं प्रभा टीवी कार्यक्रम, एक है स्वयं पोर्टल और तीसरा है मुक्त विद्या पानी। यानी इस जो ई विद्या योजना है जिसकी 30 मई 2020 को शुरुआत हुई, इसके अंतर्गत 3 कार्यक्रम संचालित हैं हमारे अभी। तो उनको चर्चा करते हैं कि इन कार्यक्रम की शुरुआत क्या हुई और इनका उद्देश्य क्या है। तो इनको आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। पहला जो कार्यक्रम है वह है स्वयं प्रभा टीवी, यानी कौन सा, स्वयं प्रभा टीवी। इसकी शुरुआत कब हुई भाई? इसकी शुरुआत हुई कब, 7 जुलाई 2014 को इसकी शुरुआत हुई। बात करते हैं ये कितने 12 DTH चैनलों पर 24x7 कार्यक्रम प्रसारित होता है इस पर, यानी 7 दिन 24 घंटे इस पर कार्यक्रम चलता है। बात करेंगे कि ये पूछे कि किस उपग्रह का उपयोग करके संचालित हो रहा है, तो GSAT 15 जो उपग्रह है
इसका उपयोग करके क्या हो रहा है भाई, ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इसके अलावा बात करेंगे कि जो स्वयं पोर्टल कार्यक्रम है, स्वयं पोर्टल, ये कार्यक्रम कक्षा 9 से लेकर के स्नातकोत्तर तक की कक्षा में यानी पीजी तक की पढ़ाई क्या करवाई जाती है, इसमें पाठ्यक्रम उपलब्ध है इस पर। और ये पाठ्यक्रम कौन सी संस्था के द्वारा संचालित किया जाता है, तो ये जो पाठ्यक्रम जो संचालित किया जाता है, ये किया जाता है, संस्था है NIOS और NCERT। NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और NCERT आप सभी इसका नाम जानते हैं, नेशनल काउंसलिंग एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बात करते हैं, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए कौन से पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है इसको लेकर के, तो नेक्स्ट जो है वो अपना पॉइंट है मुक्त विद्यावाणी, यानी तीसरी योजना कौन सी है, मुक्त विद्यावाणी। और इस योजना की बात करेंगे, ये जो मुक्त विद्यावाणी कार्यक्रम है ये क्या है भाई, एक ऑडियो स्ट्रीमिंग करने वाला क्या है, एक शैक्षिक रेडियो है। क्या है ये, एक ऑडियो स्ट्रीमिंग करने वाला शैक्षिक रेडियो है। इसके अलावा नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं, तो अब हम लेते हैं कि कल हमने जो SIQE की जो थ्योरी की, अब उसके इस योजना की और उस जो थ्योरी की कल वाली क्लास में, अगर आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो कल वाली क्लास प्लीज़ आप देख लें, क्योंकि वो क्लास देख करके आप जब इस क्लास के अंतर्गत आएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ से थ्योरी क्लियर हो जाएगी और यहाँ से उसके क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएंगे। तो थ्योरी प्लस क्वेश्चन यानी आपकी एक मजबूत तैयारी हो जाएगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि SIQE योजना का पूरा नाम क्या है भाई। आपने कल अगर पढ़ा है तो आप बताएंगे कि स्कूल इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन, या स्कूल इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, या स्मार्ट इनोवेटिव क्वालिटी एजुकेशन, या स्कूल इंस्टीट्यूट क्वालिटी एजुकेशन। तो आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या है भाई, तो स्कूल इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। आपने कल देखा था कि हमने इसका पूरा नाम भी देखा था और हमने ये देखा था कि इसकी शुरुआत 2015 और 16 के अंतर्गत हुई, ये भी हमने देखा। हमने इसकी थीम भी देखी थी कि सब बच्चे पढ़ सकते हैं, सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा इसका हिंदी अर्थ क्या था, इसका हिंदी अर्थ था राज्य में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पहल। राज्य में क्या है भाई, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पहल। शिक्षा पहल, राज्य में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है उस पर बात करते हैं कि SIQE कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में कब हुई थी, 2010-11 में, 2013-14 में, 15-16 के अंदर और 2018-19 के अंतर्गत। तो आपने अभी पढ़ा है और आपने पिछले थ्योरी वाली क्लास में भी पढ़ा था कि राजस्थान के अंतर्गत जो SIQE की जो शुरुआत हुई वो कब हुई भाई, 2015-16 के अंतर्गत हुई। कब हुई भाई, 2015-16 के अंतर्गत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं कि जो SIQE योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यालयों का निजीकरण, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, परीक्षा प्रणाली को समाप्त करना, केवल नामांकन बढ़ाना। तो SIQE योजना का मुख्य उद्देश्य कौन सा है भी, तो SIQE का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।
मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा और आपकी भी तैयारी एक बढ़िया तैयारी होगी, हम ये मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है कि SIQE कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? RSCERT उदयपुर के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा या शिक्षा विभाग दिल्ली के द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है भाई? तो इसका जो संचालन है वो किया जाता है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, यानी अपना ऑप्शन रहेगा सी। हमने आपको, आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे या मैं आपको बता देता हूँ कि पहले इसका नाम था SIERT था और SIERT को कब भाई RSCERT हुआ इसका? तो 14 अगस्त 2018 को क्या हो गया? नाम चेंज कर दिया गया इसका। क्या कर दिया गया? नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? RSCERT कर दिया गया। आप ये भी जानते हैं कि हमने कल देखा था थ्योरी के अंदर कि जो यूनिसेफ है, यूनिसेफ इसके लिए क्या काम करता है? तो जो यूनिसेफ है ये इसके लिए क्या काम करता है भाई? जो यूनिसेफ है ये हमने देखा था, ये तकनीकी सहयोग करने का काम करता है। तकनीकी सहयोग कौन करता है इसको? SIQ को। तो तकनीकी सहयोग एक तो बौद्ध समिति है और एक तकनीकी सहयोग कौन करता है? यूनिसेफ के द्वारा तकनीकी सहयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है SIQE की योजना का तकनीकी सहयोग कौन देता है? यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO या नीति आयोग? तो किसके द्वारा भाई इसका दिया जाता है तकनीकी सहयोग? तो तकनीकी सहयोग जो दिया जाता है वो दिया जाता है यूनिसेफ के द्वारा। किसके द्वारा भाई? यूनिसेफ के द्वारा। और इसमें लगा लीजिए आप, दो संस्था है, एक है यूनिसेफ और एक है बौद्ध समिति। एक है बौद्ध समिति, यानी दो के द्वारा इसका क्या किया जाता है? बौद्ध समिति, यानी दोनों के द्वारा। किसके द्वारा भाई? दोनों के द्वारा इसको तकनीकी सहयोग दिया जाता है। ये अगर ये नहीं मिले ऑप्शन में, ये है, और दोनों है तो दोनों है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि SIQE का, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, जो SIQE का शैक्षणिक कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है? NCERT के द्वारा, RSCERT उदयपुर के द्वारा या SCERT दिल्ली के द्वारा या डाइट अजमेर के द्वारा? तो भाई किस संस्था के द्वारा इसका शैक्षणिक कार्य किया जाता है? तो शैक्षणिक कार्य किया जाता है RSCERT के द्वारा। इसका क्या किया जाता है? शैक्षणिक कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SIQE योजना किन कक्षाओं के लिए लागू की गई थी? 1 से 5 तक के लिए, 1 से 5 तक के लिए, 6 से 8 तक के लिए, 9 से 12 तक के लिए, केवल 1 से 3 तक के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा कक्षा 1 से 5 तक के लिए इसको लागू किया गया। और जो सभी प्रकार के विद्यालय हैं, कौन से भी? सभी प्रकार के विद्यालय, सभी प्रकार के जो विद्यालय हैं उनके अंतर्गत, चाहे वो उच्च माध्यमिक हो, चाहे वो उच्च माध्यमिक हो या फिर वो माध्यमिक हो, दोनों के अंतर्गत 1 से 5 तक है लागू किया गया है। दोनों कौन सा भी विद्यालय हो, अगर वो माध्यमिक है या उच्च माध्यमिक है, प्राथमिक है या उच्च प्राथमिक है, यानी उसमें भी 1 से 5 तक ही लागू की गई योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है SIQE का जो सूत्र है, क्या भाई SIQE का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र क्या है भाई SIQE का? CCP प्लस ABL प्लस CCE प्लस FLN, यानी दूसरा क्या है
दूसरा है अपना SIQ बराबर CCE ICT CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, FLN यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसके अलावा SIQ यानी CCP यानी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, ICT ABL यानी एबिलिटी बेस्ड लर्निंग रमसा। इसके अलावा SIQ रमसा प्लस FLN प्लस SSA यानी समग्र शिक्षा अभियान, और CCP यानी कौन सा है भाई इसका, तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा, CCP कौन सा होगा भाई, CCP प्लस ABL यानी बाल केंद्रीय शिक्षा गतिविधि आधारित शिक्षा। इसके अलावा CCE यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और FLN यानी फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो जो पीछे वाला क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत हमने देखा था कि वो जो ये FLN है ये अभी जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया था, इस नई NEP 2020 के अंदर। पहले ये तीन ही थे, बाद में अब इसको जोड़ दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि CCP का पूरा नाम क्या है। CCP का चाइल्ड क्रिएटिव प्रोग्राम, या चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, या चाइल्ड केयर प्रोग्राम, या चाइल्ड करिकुलम प्लान। तो कौन सा है भाई, तो ये है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी यानी बाल केंद्रित जो शिक्षा है वो इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है उस पर बात करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है कठोर अनुशासन की, मार्गदर्शक व सहयोगी की, मूल्यांकनकर्ता की, या पर्यवेक्षक की। तो किसकी भूमिका होती है शिक्षक की इसके बाल केंद्रीय शिक्षा के अंदर, तो मार्गदर्शक और जो सहयोगी हैं उनकी क्या होती है भाई, भूमिका होती है, यानी अपना आंसर रहेगा बी ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ABL पद्धति का मुख्य आधार क्या है भाई। ABL जो पद्धति है यानी ABL पद्धति यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इसका मुख्य आधार क्या है, पुस्तक आधारित गतिविधि, परीक्षा आधारित अधिगम, या गतिविधि आधारित अधिगम, या प्रोजेक्ट आधारित अधिगम। तो कौन सा होगा भाई इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर होगा गतिविधि आधारित जो अधिगम है वो होगा। कौन सा होगा भाई, गतिविधि आधारित अधिगम होगा। इसमें हम जो कुछ बातें हैं वो जान लेते हैं कि जो ABL है, ABL के अंतर्गत क्या है भाई, लर्निंग बाय डूइंग है। क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर है, और ये निर्मितवाद संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से, निर्मितवाद संप्रदाय पर आधारित है। किस संप्रदाय पर आधारित है भाई, निर्मितवाद संप्रदाय। मनोविज्ञान के अंदर जो संप्रदाय है निर्मितवाद संप्रदाय, उस पर ये आधारित है। इसके अलावा बात करते हैं कि जो NCP जो रही, NCF आया जो 2005, कौन सा NCF 2005, उसके अंतर्गत जो करके सीखने हैं, करके सीखने को इसको गतिविधि आधारित जो करके सीखने पर है इसको 4 चरणों में बांटा गया। कितने, 4 चरणों में। 4 चरण है इसके। कितने चरण है भाई, 4 चरण। मैं एक नेक्स्ट पे ऐड कर लेता हूं कि NCF 2005 में, NCF जो 2005 है, इसमें 4 चरण बांटे गए हैं। कितने, 4 चरण। और वो 4 चरण कौन से हैं, तो 4 चरण जो हैं वो इसके 4 चरण है। एक तो है अनुवाद, एक कौन सा है, एक है चिंतन, यानी करके सीखने के
संक्षेप में गतिविधि आधारित 4 चरण हैं। एक तो है अनुवाद, एक है चिंतन, एक है अनुप्रयोग, एक है अनुप्रयोग और एक है निष्कर्ष। एक कौन सा है? एक निष्कर्ष है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये किस पर आधारित है? ABL पर आधारित है। किस पर आधारित है? ABL पर आधारित है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि लर्निंग जो बाय डूइंग है, कौन सा भी? लर्निंग बाय जो डूइंग है, लर्निंग बाय डूइंग ये किससे संबंधित है? लर्निंग बाय डूइंग किससे संबंधित है? CCP से, ABL से, FLN से या SIQE से? तो किससे संबंधित है भाई? लर्निंग बाय जो डूइंग है वो किससे संबंधित है? ABL से संबंधित है। किससे संबंधित है? ABL से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो लहर कार्यक्रम किससे जुड़ा है? लहर कार्यक्रम किससे जुड़ा है भाई? CCP से, CCE से, ABL से या फिर FLN से? तो लहर जो कार्यक्रम है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो लहर कार्यक्रम जुड़ा हुआ है ABL से। ये क्वेश्चन पिछली बार रीड मेंस के अंतर्गत आया हुआ है भाई। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि FLN जो कार्यक्रम है, FLN जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षा में सुधार, आधारभूत साक्षरता और गणनात्मक क्षमता विकसित करना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराना या खेल कूद पर बल देना। तो FLN जो है इसका उद्देश्य है आधारभूत साक्षरता और गणना क्षमता क्या करना भाई? विकसित करना, यानी ऑप्शन अपना 2 नंबर रहेगा। इसमें है कि कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं, कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं उनमें कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं उसमें आधारभूत साक्षरता और गणनात्मक क्षमता क्या करना? विकसित करना। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है, इसका लक्ष्य वो 2025 है भाई। कौन सा है? 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अपना FLN कार्यक्रम किस नीति से संबंधित है? तो FLN जो कार्यक्रम है वो किस नीति से संबंधित है भाई? FLN कार्यक्रम RTI एक्ट 2009, NEP 2020, समग्र शिक्षा अभियान 2012 और रमसा 2010। तो ये किससे संबंधित है भाई? तो ये NEP 2020 से संबंधित है। किससे संबंधित है? NEP 2020 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि CCE का पूरा नाम क्या है? किसका भाई? CCE जो है उसका पूरा नाम क्या है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूस एजुकेशन, चाइल्ड सेंट्रिक इवोल्यूशन या कंटिन्यूस एंड करिकुलम इवोल्यूशन। तो कौन सा है भाई? CCE का पूरा नाम क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी ऑप्शन अपना A राइट आंसर होगा, यानी A ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि CCE में किस प्रकार के मूल्यांकन शामिल हैं? कि CCE के अंतर्गत किस प्रकार के मूल्यांकन शामिल है? ऑप्शन नंबर A सुमेटिव एंड डायग्नोस्टिक, यानी योगात्मक एवं उपचारात्मक। कौन सा भी? ये लिखा हुआ है योगात्मक, डायग्नोस्टिक का अर्थ होता है उपचारात्मक। सुमेटिव एंड फॉर्मेटिव, यानी योगात्मक, रचनात्मक और डायग्नोस्टिक एंड क्राइटेरियन एंड नॉर्म। तो कौन सा है भाई? इसका राइट आंसर जो होगा वो है सुमेटिव एंड जो फॉर्मेटिव है
वो होगा, यानी ऑप्शन अपना बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है कौन सा भी, फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है, सत्रांत में, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान या परीक्षा के बाद में या प्रवेश के समय कब किया जाता है भाई। फॉर्मेटिव का मतलब रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है। पूछा है रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाता है, तो शिक्षण के दौरान कौन सा किया जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। सत्र के अंत में तो कौन सा किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है कि सुमेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है, सत्रांत में उपलब्धि ज्ञात करना या सत्र के अंत में उपलब्धि ज्ञात करना, विद्यार्थियों की रुचियों का पता लगाना या केवल अनुशासन बनाए रखना या उपस्थिति दर्ज कराना। तो इसका उद्देश्य क्या है भाई, ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी, कौन सा होगा भाई। तो इसका आंसर होगा भाई सत्र के अंत में क्या करना, उपलब्धि ज्ञात करना, यानी ये अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि CCE में ग्रेड ए का अर्थ क्या है, यानी जो ग्रेड ए है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, उसमें ए ग्रेड का क्या अर्थ है, सहायता से कार्य करना, मार्गदर्शन से कार्य करना, स्वतंत्र रूप से कार्य करना या असफल होना, कौन सा है भी ग्रेड में। तो इसका अर्थ है स्वतंत्र रूप से कार्य करना, कौन सा अपना आंसर होगा, सी अपना राइट आंसर होगा। मार्गदर्शन से जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है ग्रेड बी के अंतर्गत। किस ग्रेड में भाई, ग्रेड बी के अंतर्गत किया जाता है। और जो सहायता से कार्य करना है ये किस ग्रेड में किया जाता है, तो ये ग्रेड सी के अंतर्गत किया जाता है। किस ग्रेड में भाई, सी ग्रेड के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि PM ई विद्या योजना कब शुरू की गई थी। तो 15 अगस्त 2019 को, 30 मई 2020 को, 26 जनवरी 2021 को, 5 सितंबर 2020 को। तो कब शुरू की गई PM ई विद्या योजना, तो PM ई विद्या योजना 30 मई 2020 को शुरू की गई। कब की गई भाई, 30 मई 2020 को शुरू की गई। आप अगर इतने ही अगर प्रश्न देखते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, चाहे आपने नहीं पढ़ा हो तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने के क्या होंगे भाई, दावेदार होंगे, क्योंकि हम लाइन टू लाइन क्या कर रहे हैं, MCQ को बना रहे हैं। तो आप इतनी भी क्लास देखोगे तो भी आने वाले जो एग्ज़ाम है उसके अंदर ये टॉपिक लगता है, उसके अंदर आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ई विद्या जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों को खेल सामग्री उपलब्ध करवाना, डिजिटल माध्यम से शिक्षा उपलब्ध कराना, प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन करना, अध्यापकों का प्रशिक्षण करना, कौन सा इसका उद्देश्य है भाई। तो इसका मुख्य उद्देश्य कौन सा है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है डिजिटल माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाना, इसका क्या है भाई, उद्देश्य है, यानी ऑप्शन अपना बी होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM ई विद्या योजना के तहत कौन सा प्लेटफॉर्म उपयोग में है, स्वयं प्रभा, स्वयं दीक्षा, ए और सी दोनों। तो कौन सा है भाई, तो ये ए और सी दोनों, यानी ए और सी नहीं होगा, यानी अपना जो PM ई विद्या योजना है सॉरी इसके अंतर्गत कौन सा होगा ऑप्शन, तो एक तो होगा स्वयं पोर्टल और स्वयं प्रभा, यानी ये होगा दोनों, यानी A एंड B आप लिख लीजिए, A एंड B, यानी अपना राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि SIQ में मूल्यांकन के कितने चरण होते हैं। कितना चरण होता है भाई, SIQ में 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। कितने चरण SIQ में मूल्यांकन के कितने चरण होते हैं भाई,
ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी, कौन सा आंसर होगा? तो 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं भी? SIQ में मूल्यांकन के 3 चरण होते हैं, यानी अपना बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा रहेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो रहेगा कि SIQ योजना में किसका विशेष महत्व है? रटने पर आधारित शिक्षा है, परीक्षा केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षण एवं सतत मूल्यांकन है, गृह कार्य पर आधारित शिक्षा है। तो विशेष महत्व कौन सा है SIQ योजना का? तो बाल केंद्रित यानी CCP और CCE इसका महत्वपूर्ण विशेष महत्व है, यानी अपना आंसर होगा सी ऑप्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि कल हमने जो एक मूल्यांकन के बारे में पढ़ा उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो मूल्यांकन है तो वो मूल्यांकन जो है इसके अंतर्गत जो प्रथम टर्म है इसमें अलग अलग टर्म होती है। इसमें एक तो होती है प्रथम टर्म मूल्यांकन की, किसकी भाई? मूल्यांकन की। एक तो होती है प्रथम टर्म के अंतर्गत 45% 45% पाठ्यक्रम का होता है। कितने का? 45% का। और जो प्रथम टर्म होती है इसके अंतर्गत 2 तो होते हैं रचनात्मक। कितने? 2 रचनात्मक और एक 3 चरणों में होता है, एक योगात्मक, यानी इसको SA1 और ये होता है FA1 और FA2। इसके अलावा बात करेंगे कि ये सितंबर तक होता है। कि कहाँ तक? सितंबर तक। ये कहाँ तक होता है? सितंबर तक का होता है। बात करेंगे नेक्स्ट पर जो सेकंड टर्म होती है इसके अंतर्गत होता है 40% पाठ्यक्रम। कितना भाई? 40% पाठ्यक्रम होता है। ये होता है कब तक का? ये होता है जनवरी तक का, यानी जो सितंबर से लेकर के जनवरी है वहाँ तक का होता है। इसमें भी कितने होते हैं? इसमें एक होता है FA2 और एक होता है FA3 और एक होता है SA2। तीसरा जो होता है थर्ड टर्म उसके अंतर्गत होता है 15% पाठ्यक्रम। इसमें होता है SA5 और 6। साथ में इसमें होता है SA3। और अगर क्लास 3 की बात करेंगे, क्लास 5 की बात करेंगे तो क्लास 5 में इसके स्थान पर आधार रेखा मूल्यांकन आ जाता है 5वीं कक्षा में। कौन सी कक्षा में भाई? 5वीं कक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट पर बात करते हैं कि नेक्स्ट अपना कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 25 नंबर हमने देख ही लिया। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम एक साथ में जो नवाचार में हमने देखा, हमने SIQ कर लिया है। अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट है जैसे दीक्षा राइज है, दीक्षा है, शिक्षा दर्शन है, शिक्षा वाणी है, उनको अब हम एक साथ लेकर के आएंगे और उन पर जितने भी MCQ बन रहे हैं वो, और पहले उसकी थ्योरी बाद में उसका MCQ, उन दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे जिससे कि आपकी थ्योरी और MCQ दोनों हो और मजबूती के साथ तैयारी हो, जिससे कि आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत आपका प्रदर्शन बेहतर हो। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।